हेलो गाइस। तो स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी विद द रोहित के अंदर। ठीक है। तो आज अपनी ये जो क्लास जो रहने वाली है, ठीक है, बेसिकली वो रहने वाली है आपका जो अभी जो रिसेंटली जो है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 जो भी एग्जाम हुआ है। ठीक है, उसके जो जितने भी क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्ट में, उसमें से मैंने कुछ एक क्वेश्चन इकट्ठा किए। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन में जो है, उन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पे जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे अपन जो है ये क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन आया था कि आफ्टर स्टेबिलाईजेशन द एयरवे इन ए सीवियर बर्न पेशेंट व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर एक पेशेंट जो है, ठीक है, वो बर्न हो गया है, एक बर्न वाला पेशेंट आया है, ठीक है, तो उसका एयरवे आपने मैनेज कर दिया है। एयरवे अगर आपने मैनेज कर दिया तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो हमेशा जब भी आप एयरवे मैनेज कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी जब भी जाएगी, वो जाएगी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्या जाएगी? फ्लूइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, या इसको अपन बोल सकते हैं फ्लूइड रिसस्टिकेशन। आपको हमेशा क्या करना है? पेशेंट को क्या करना है? आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। सेकंड जो है, एक और इसी में से एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि बर्न के अंदर जो है, बर्न के अंदर, ठीक है, बर्न के अंदर जो है वो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? तो वो रहेगा आरएल। क्या रहेगा? आरएल रहेगा। क्या रहेगा? आरएल रहेगा, रिंगल लैक्टेट रहेगा। ठीक है। तो मुझे ऑप्शन, मुझे कुछ क्वेश्चन में मिल पाए, कुछ में नहीं मिल पाए। जिनमें नहीं मिल पाए मैं उनका मतलब डायरेक्ट आंसर जो है वो क्या हो सकता है, वो उसी के आधार पे जो है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर एन द अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। एक अनकॉन्शियस पेशेंट जो है आपको मिला है, ठीक है, तो उस अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो है एस्पिरेशन से बचाने के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या रहेगी? तो हमेशा क्या रहेगा? साइड लाइंग पोजीशन। कौन सी रहेगी? साइड साइड लाइन पोजीशन, यानी कि उस पेशेंट को जो है हमेशा साइड लाइन पोजीशन दे दो। ठीक है, अगर उसने एस्पिरेट किया है अनकॉन्शियस पेशेंट ने, तो उसको साइड लाइन पोजीशन दे दो। तो जैसे ही वो साइड लाइन पोजीशन में चला जाएगा, तो उसके एस्पिरेशन के चांसेस या रिस्क जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अपना था, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है, सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन पूछी थी, बेस्ट पोजीशन। तो बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? कार्डियक पोजीशन। कौन सी पोजीशन जाएगी? कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन। या फिर कौन सी जाएगी? फोवलर पोजीशन। कौन सी जाएगी? फोवलर पोजीशन। फोलर पोजीशन। कार्डियक पोजीशन क्या होती है? ये जो कार्डियक टेबल होती है ना, इस टाइप की एक टेबल अगर आपने देखी होगी, ठीक है, इस पे अपन मेनली अपन पेशेंट को क्या करते हैं? खाना खिलाने का काम करते हैं, बेड के ऊपर टेबल को लगा के। उसके ऊपर आपको पेशेंट को पूरा झुका के बिठा देना है। ठीक है, उसके ऊपर पूरा पेशेंट को ऐसे लाइंग करके ऐसे ऐसे बिठा देना है। ठीक है, इस टाइप से पेशेंट उसके ऊपर पूरा लाइंग करके बैठ जाएगा। उस पोजीशन को अपन बोलते हैं कार्डियक पोजीशन। और फोलर पोजीशन जो होती है, फोलर पोजीशन जो कि आपकी होती है कितनी? फोलर पोजीशन जो होती है, ठीक है, जो कि आपकी 45 से 60 डिग्री के बीच में होती है, 45 से 60 डिग्री के बीच में होती है। ये वाली जो पोजीशन होती है ना, पेशेंट को इस पोजीशन में आप बिठाते हैं, इस पोजीशन में बिठाते हैं 45 से 60 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं फोलर पोजीशन। ये दोनों ही पोजीशन जो है वो किसी भी पेशेंट को जो है अगर सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करता है तो उसको दी जाती है। अब मुझे नहीं पता उधर ऑप्शन में क्या पूछी थी, बट आंसर जो है वो यही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पोजीशन फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन। अगर आप किसी भी पेशेंट के अंदर जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन रहेगी? ठीक है, तो कौन सी पोजीशन रहेगी? तो इसके लिए देखो, इसके लिए एक पोजीशन होती है हाई फोलर पोजीशन। कौन सी होती है? हाई फोलर पोजीशन। और दूसरी पोजीशन जाएगी सिटिंग विथ नेक फ्लैक्स्ड। सिटिंग विथ नेक फ्लैक्स्ड, पेशेंट को जो है वो बिठा देना है और नेक को क्या रखवाना है? फ्लैक्स रखवाना। तो फ्लैक्स रखवाने से क्या होगा? आगे की साइड में जो ट्रेकिया होता है ना, वो ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा, और पीछे की साइड में इसोफेगस होता है तो इसोफेगस ओपन हो जाएगा। जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो? एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक हाई फोलर पोजीशन दे सकते हैं और एक सिटिंग विथ नेक्स्ट फ्लैक्स्ड पोजीशन दे सकते हैं। अब इनमें दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में थी वो सही जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रिफ। स्टेजेस ऑफ ग्रिफ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ग्रिफ ये कुबलर रॉस की थ्योरी है। ठीक है,
तो कुबलर रॉस जो थे, ठीक है, कुबलर रॉस ने जो है स्टेजेस ऑफ ग्रिप दी थी, ठीक है। तो कुबलर रॉस की ये थ्योरी है स्टेजेस ऑफ ग्रिप वाली, ठीक है। तो कुबलर रॉस ने जो है एक थ्योरी दी थी स्टेजेस ऑफ ग्रिप पे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ किसी का पर्सनल कोई लॉस हो जाता है या पर्सनल बिलोंगिंग की डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन जो है उन कौन कौन सी सिचुएशन या कौन कौन सी कंडीशन से जो है गुजरता है, ठीक है। तो उन्हीं 4-5 स्टेजेस को जो है उन्होंने क्या बताया था, स्टेजेस ऑफ ग्रिप बताया था, ठीक है। तो व्हाट इज द, इसने इस क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रिप। तो इस ये जो स्टेजेस की जो सीक्वेंस होती है इसको अपन बोलते हैं डाबडा। क्या बोलते हैं? डाबडा। क्या बोलते हैं? डाबडा। अब यहां से सबसे पहला डी जो होता है जिसका मतलब होता है डिनाइल। डिनाइल। दूसरा होता है, डिनाइल के बाद आप क्या करोगे, हमेशा एंगर करोगे। क्या करोगे? एंगर, ठीक है। थर्ड आ जाएगा बार्गेनिंग। थर्ड आ जाएगा बार्गेनिंग। फोर्थ आ जाएगा, ठीक है, देखो सबसे पहले आप डिनाइल करोगे, देन एंगर करोगे, एंगर के बाद आप करोगे बार्गेनिंग, ठीक है। बार्गेनिंग के बाद जो है देन डी से हो जाएगा आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन और लास्ट ए से आ जाएगा एक्सेप्टेंस। क्या आ जाएगा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, कुबलर रॉस ने ये बताया, जो उसने जो है ये 5 जो है 5 वर्ड दिए, DABDA, डाबड़ा। इसका मतलब जिनका पर प्रत्येक जो है सिंगल वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस ऑफ ग्रिप थी। तो उसका कहने का ये मतलब था कि मान लो एक पेशेंट है, उसको अभी अभी कैंसर डायग्नोस हुआ है, यानी कि पेशेंट को अभी अभी पता चला है कि उसको कैंसर हुआ है, ठीक है, या किसी के पर्सनल बिलोंगिंग की डेथ हो गई है। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है? डिनाइल करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देन सेकंड क्या करेगा? वो एंगर करेगा। सेकंड किस स्टेज में चले जाएगा? एंगर, गुस्से में चला जाएगा, ये क्यों हो गया, हर किसी से चिड़चिड़ा होकर बात करेगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन उसमें देखने को मिलेगा। फिर थर्ड जाता है बार्गेनिंग, मतलब वो उस चीज़ के साथ डील करने की कोशिश करता है कि क्या ऐसा सच में हुआ है, क्या ऐसा नहीं हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है, यानी कि उसको अपन बोलते हैं बार्गेनिंग। और बार्गेनिंग के बाद जब धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि हाँ रियल में ऐसा हुआ है, तो एक टाइम के लिए वो पर्सन किस में चला जाएगा? डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि वो डिप्रेस हो जाएगा, वो उसी चीज़ को लेके बैठ जाएगा। और देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या करेगा? उस चीज़ को लास्ट में जाके क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स कॉल्ड स्टेजेस ऑफ ग्रिप, जो कि कुबलर रॉस ने दी थी, ठीक है। तो जो है स्टेजेस ऑफ ग्रिप का सही सीक्वेंस क्या होता है? पहले आता है डिनाइल, देन एंगर, देन बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस। तो अगर किसी ने ऑप्शन ऐसे आया था और किसी ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसका क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI, ठीक है। एंड व्हाट इज अ कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमेशा UTI का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है E. coli। क्या होता है? E. coli होता है। E. coli नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? E. coli बैक्टीरिया होता है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस जो जाती है वो जाती है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन नाम की ड्रग आती है, ठीक है, जो कि अपन इसमें यूज़ करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है, UTI की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और मेल के अंदर जो है, मेल के अंदर जो है UTI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? फ्रिक्वेंट कैथेटराइजेशन। क्या होता है? फ्रिक्वेंट, अगर किसी भी मेल के अंदर जो है बार बार कैथेटराइजेशन होता है तो उसमें जो है E. coli की वजह से जो है UTI होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है UTI का, वो क्या होता है? E. coli होता है। E. coli बैक्टीरिया होता है और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर नहीं मिला है, ठीक है, बट अपन इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 जो क्वेश्चन था, अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ठीक है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई इन द मोरो रिफ्लेक्स इन न्यू बॉर्न्स, यानी कि मोरो रिफ्लेक्स से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, अपन मोरो रिफ्लेक्स को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आया होगा तो आप वहाँ से समझ लोगे, ठीक है। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? तो मोरो रिफ्लेक्स जो है ये डिसअपियर होता है। सबसे पहले डिसअपियर कब होता है? डिसअपियर, ठीक है। तो मोरो रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर होता है 6 to 8 मंथ्स की एज पे, 6 से 8 महीने की एज पे जो है ये डिसअपियर होता है, पहली चीज़।
अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो 6 to 8 मंथ इसका आंसर जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है? तो मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि देखो, बच्चा जो होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है उसको आपको क्या करना है, सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर होल्ड करना है। कौन सी पोजीशन के अंदर? सेमी सिटिंग। सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर होल्ड करना है। देन आपको सडनली उसको क्या करना है, सडनली जो है, तो सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, 30 डिग्री जो है वो बैकवर्ड फॉल करवाते हैं। पीछे की साइड में क्या करवाते हैं, फॉल करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन बच्चे को पीछे की साइड में फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो फर्स्टली वो क्या करता है, फर्स्टली अपने हाथों को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। फर्स्टली अपने हाथों को पूरा पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है। देन वो क्या करता है, हाथों को क्या करता है, देन फर्स्टली एक्सटेंड करेगा, देन फ्लेक्स करेगा, देन क्या करता है, फ्लेक्स्ड करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या, बच्चे का मोरो रिफ्लेक्स एकदम क्या प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। और ये डिसअपियर कब होता है, 6 से 8 महीने पे। तो आपको बच्चे को सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर यानी कि पकड़ना है। देन क्या करना है, उसको एकदम पीछे जो है 30 डिग्री जो है वो पीछे की टाइप में क्या करवाना, फॉल करवाना पकड़ के, ठीक है। तो देन अचानक से बच्चा क्या करेगा, पहले हाथों को एक्सटेंड करेगा, देन क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा। तो उसको अपन बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो मोरो रिफ्लेक्स से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है इसी सेनेरियो बेस्ड, तो आप देख लीजिएगा ये मोरो रिफ्लेक्स एक्चुअली होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन बढ़ते आगे। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग? ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है? डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विथ देयर सेल वॉल। यानी कि उन दोनों की सेल वॉल के थ्रू जो है, उन दोनों की सेल वॉल को लेते हुए जो है दोनों को क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का जो काम होता है, ठीक है, जो दोनों का जो डिफ्रेंशिएट करने का जो पर्पज होता है उनकी सेल वॉल के थ्रू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। तो ये आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नौवा क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हाट इज द प्रोटोकॉल इफ अ चाइल्ड मिसेस द सेकेंड डोज ऑफ द डीपीटी वैक्सीन? तो अगर एक बच्चा जो है डीपीटी वैक्सीन जो होती है, डीपीटी जो होती है जिसको अपन बोलते हैं डिप्टीरिया पर्टुसिस एंड टिटेनस, टिटनस, डिप्टीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस, डीपीटी वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल इफ अ चाइल्ड मिसेस द सेकंड डोज ऑफ द डीपीटी वैक्सीन, डिप्टीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस, ठीक है। तो तीनों की एक कंबाइंड वैक्सीन होती है। तो अगर एक बच्चा जो है डीपीटी वैक्सीन का जो है डोज मिस कर देता है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर उसने बच्चे ने मिस कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही बच्चे ने मिस किया, आपको जो है वो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक डोज दे दिया, सेकंड डोज बच्चे ने मिस कर दिया तो आप वापस पहले डोज से शुरू करो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, स्टार्ट, और इमीडिएटली क्या करना है, गिव रिमेनिंग और मिसेस डोज। जो डोज आपने मिस कर दिया है या जो डोज रिमेनिंग रह गया वो इमीडिएटली आपको क्या करना है, लगा देना। आपको साइकिल वापस शुरू से शुरू नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट डोज से आपको शुरू करनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सेकेंड डोज जो छूट गया उसको हाथों हाथ क्या करना है, इमीडिएटली आपको लगा देना, ठीक है। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क? तो ह्यूमन मिल्क जो होता है, देखो, ह्यूमन और काऊ का जो मिल्क होता है, ह्यूमन और काऊ का जो मिल्क होता है, इन दोनों के अंदर लगभग सेम टाइप की कैलोरी होती है। 60 से लेके 70 किलो कैलोरी होती है 100 ml के अंदर। कितनी होती है 100 ml के अंदर? कितनी होती है? 60 से 70 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अपन 65 से 67 किलो कैलोरी के बीच में मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है, ठीक है।
तो हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क या ह्यूमन मिल्क, तो ह्यूमन मिल्क या काउ मिल्क के अंदर कितनी होती है। अगर यहाँ ह्यूमन मिल्क पूछा, अगर काउ मिल्क भी पूछा होता तो कितनी होती, 60 से 70 के बीच होती, या फिर अपन एक एस्टिमेट एक प्रॉपर बताए तो वो कितनी होती, 65 से 67 किलो कैलोरी के बीच में इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो आयरन और फॉलिक एसिड का जो है वो डोज क्या रहेगा। तो देखो इसमें अलग अलग गाइडलाइंस होती है, सारी अलग अलग गाइडलाइंस होती है, बट आई थिंक ये वाला जो सवाल जो है, ठीक है, वो जो तो इसमें जो है देखो इसमें दो आंसर जा सकते हैं। अब ये पूछा किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था, अगर ये एनीमिया एनीमिया मुफ्त भारत के अकॉर्डिंग पूछा था, अगर ये क्वेश्चन एनीमिया मुफ्त भारत के अकॉर्डिंग ये सवाल जाता है तो इसका आंसर क्या जाएगा कि यहाँ पे आएगा 60 mg आयरन, ठीक है, एंड 500 mg फॉलिक एसिड जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन जो है वो WHO के अकॉर्डिंग पूछा था तो WHO के अकॉर्डिंग 30 से 60 mg तो जाता है एलिमेंटल आयरन, क्या जाता है 30 से 60 mg तो जाएगा एलिमेंटल आयरन, एंड 400 mg क्या जाएगा फॉलिक एसिड, 400 mg क्या जाएगा फॉलिक एसिड। तो आप सब लोग पेपर दे के आए, ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा कि या तो देखो इन दोनों में से या तो कोई एक ऑप्शन आया होगा, ठीक है, इन दोनों में से या तो कोई एक ऑप्शन आया होगा, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे पूछा गया होगा कि ये एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या WHO के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो जिसके भी अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर जाएगा कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या नॉन लैक्टेटिंग मदर होता है उसमें आयरन और फॉलिक एसिड का जो है वो कितना अमाउंट रहता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो इसमें इस पर एक मैं अच्छे से एक और क्लास लेके आपको समझाऊंगा। ये बहुत बेसिक और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है जो आजकल हर एग्जाम पूछता है। ठीक है, सब अपनी अपनी अलग अलग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और अलग अलग जो है एज क्राइटेरिया देके पूछते हैं। जैसे टीनेजर के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो अपन बोल सकते हैं जो ऐसी फीमेल होती है जो कि उस क्राइटेरिया के अंदर होती है जो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर के अंदर पूछ सकते हैं, नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर पूछ सकते हैं और प्रेग्नेंट मदर के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सबका अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पे तो उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पूछा था, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है बेसिकली यही जाएगा। ठीक है, अब वो किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछा गया था या इसमें से ऑप्शन कौन सा था वो आपने जो किया होगा एग्जाम के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो रिसर्च और मैनेजमेंट से पूछा गया था। देखो ये इसमें तीनों शिफ्ट का पेपर बहुत मज़ेदार था। पहली शिफ्ट के अंदर मैंने जहाँ तक सुना है शायद आई थिंक रिसर्च के ज़्यादा क्वेश्चन थे, रिसर्च और साइकेट्रिक के, और सेकेंड शिफ्ट के अंदर थोड़ा मिक्स पेपर था, और थर्ड शिफ्ट के अंदर वापस आके वहाँ पे जो है फंडामेंटल में भी मोस्टली पोजिशनिंग के क्वेश्चन, और पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है रिफ्लेक्स और न्यूनेटल माइलस्टोन के क्वेश्चन, और इसके अलावा ओबीजी के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर अच्छा था। ठीक है, नॉन नर्सिंग का जो है सॉरी नर्सिंग का पेपर जो है वो बहुत अच्छा था। नॉन नर्सिंग तो रेलवे है तो उस हिसाब से फिर पेपर भी उसी हिसाब से आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द एबीजी क्लासिफिकेशन यूज्ड इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो एबीसी क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एबीसी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, एबीसी क्लासिफिकेशन, तो ये कहाँ यूज होता है, स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर, कहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो एबीसी में एबीसी क्लासिफिकेशन का यूज जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कहाँ यूज होता है, तो स्टॉक मैनेजमेंट, जो भी आप सामान खरीदते हो, जो स्टॉक मैनेज करते हो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और सॉरी उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और वो किस क्वालिटी का होनी चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पे जो है ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल वाला जो है वो सिस्टम जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से जो भी ऑप्शन आया होगा या तो स्टॉक मैनेजमेंट डायरेक्टली पूछा होगा या लिखा हुआ आएगा कि फॉर स्टॉक मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल फॉर बेटर क्वालिटी एंड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर तो जो भी ऑप्शन आया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, यहाँ से मुझे कुछ एक ऑप्शन मिले थे कुछ एक सवालों के, तो जिन जिन के मिले मैं ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, अब देखिए, अ पेशेंट विथ हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक पेशेंट आया जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, हाई आईसीपी, आईसीपी
आईसीपी इंक्रीज है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू मैनेज एंड प्रिवेंट इंक्रीज आईसीपी। तो इंक्रीज आईसीपी को मैनेज और प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? तो सबसे बेस्ट तरीका तो एक ही है, क्या करो आप, एलिवेट द हेड एंड मॉनिटर द वाइटल। आप क्या करो कि पेशेंट का हेड एंड जो है वो एलिवेट कर दो। देखो सीधा बताता हूँ मैं, एक यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा आंसर है कि ये बेड एंड जो है वो एलिवेट कर दो। तो इसको सॉरी एलिवेट कर दो। तो जैसे आप इसको एलिवेट करोगे तो इसको एलिवेट करने से क्या होगा, ये जैसे ही एलिवेट होगा तो देखो सिर के अंदर जो एक्स्ट्रा आईसीपी बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो जब आईसीपी ड्रेन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आईसीपी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और उसके साथ साथ आईसीपी जब भी बढ़ता है तो आपको वाइटल मॉनिटरिंग जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मॉनिटर द वाइटल साइन। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा, एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या जाएगा, एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड फ्लैट एंड सुपाइन पोजीशन ये कब दी जाती है, तब दी जाती है जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होता है या जनरल एनेस्थीसिया वाला पेशेंट होता है, उसको एकदम फ्लैट और सुपाइन पोजीशन दी जाती है। रीज़न क्या होता है कि अगर पेशेंट सिर उठाएगा तो उसके अंदर जो है हेडेक की जो है वो प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर नहीं जाएगा, पहला वाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बैरो रिसेप्टर इन द कैरोटिड साइनस एंड आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो एक ही काम होता है, सबको पता होगा क्या होता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रेगुलेट बीपी। ब्लड प्रेशर को क्या करना होता है, इनका काम होता है, बैरो रिसेप्टर का काम क्या होता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी कि जो वॉल की जो है, जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, कब उसको स्ट्रेच करना है, कब उसको रिलैक्स करना है, ये काम करते हैं। यानी कि नॉर्मली बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है वो साइंस से आया था, ये एक साइंस से क्वेश्चन आया था जो कि नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन है। साइज ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स अपॉन, किसी भी एटम की जो साइज होती है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, क्या वो उसके न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्या वो प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, क्या इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है? तो नहीं, वो डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल, इलेक्ट्रॉन शेल के कितने नंबर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल के जितने नंबर होते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इलेक्ट्रॉन शेल वाला अगर ऑप्शन किसी ने किया है उसका सही गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ये जीके का सवाल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, तो 18वीं सदी के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया की जो है वो कैपिटल कौन सी थी, कौन सी राजस्थानी थी? तो एक ही थी, कलकत्ता, या जिसको आज वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं, वो थी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 19 नवंबर 2025, देखो रिसेंट क्वेश्चन था, ऑन 19 नवंबर 2025 जीके का क्वेश्चन है, लंदन यूनिवर्सिटी ने जो है एक डिग्री दी थी, डिग्री ऑफ डॉक्टर प्रोवाइड की थी, डॉक्टर ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक्स किसको दी थी? तो किसको दी थी, अभी जो करंट में जो है आदित्य बिरला ग्रुप को जो संभाल रहे हैं, किसको, आदित्य बिरला ग्रुप को जो संभाल रहे, ठीक है, करंट में, जिनका नाम क्या है, करंट में जो संभाल रहे, कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला को जो है लंदन यूनिवर्सिटी ने डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक जो है वो प्रोवाइड की थी, किसको प्रोवाइड की थी, कुमार मंगलम बिरला को प्रोवाइड की थी, कुमार मंगलम बिरला को प्रोवाइड की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये भी देखो एक अच्छा जीके का सवाल है कि म्युनिसिपल जो कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है, ठीक है, वो कौन अपॉइंट करता है? तो वो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट सवाल, ये देखो, ये वापस ये पीडियाट्रिक और फंडामेंटल का मिक्स क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक और फंडामेंटल का मिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोजीशन ड्यूरिंग रेक्टल सपोजिटरी इन द चाइल्ड, ठीक है, कि किसी भी बच्चा, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई चाइल्ड है जिसके अंदर आपको रेक्टल सपोजिटरी लगानी है, रेक्टल सपोजिटरी लगानी है, छोटी छोटी टैबलेट होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की छोटी सी टैबलेट होती है जिनको अपन रेक्टल सपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके जो है स्टूल पास के अंदर जो है फीकल मटेरियल को पास करने में या उसको सॉफ्ट करने में या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत जो है वो हेल्प प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो एक चाइल्ड के अंदर जो है वो रेक्टल सपोजिटरी लगाई जा रही, तो उसमें पोजीशन कौन सी देंगे? तो बेस्ट, सबसे बेस्ट सिम्स पोजीशन, कौन सी? सिम्स पोजीशन, सिम्स, जिसको अपन साइड लेटरल पोजीशन भी नहीं सॉरी सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन के अंदर क्या होता है कि बंदा जो है वो न सीधा सो रहा है ना उल्टा सो रहा है, बीच वाली पोजीशन में सोता है, न सीधा सोता है न उल्टा सोता है, बीच वाली पोजीशन के अंदर सोता है। ठीक है, एकदम बीच वाली पोजीशन के अंदर, ठीक है, उसको अपन सिम्स पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिम्स पोजीशन इसको क्या करते हैं, सिम्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सिम्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है,
देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले टॉपिक में मैं क्लास लेने वाला था बट ली नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास इसी पे देखते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पूछ भी लिया। ये क्वेश्चन है, अ हार्ट शेप यूट्रस विथ टू हॉर्न्स इज नोन एज। ठीक है, तो एक हार्ट शेप जो है, यूट्रस का शेप जो है वो हार्ट शेप का हो रहा है, ऐसे यूट्रस का शेप हो रहा है हार्ट शेप। ठीक है, और दो अलग अलग हॉर्न बन रहे हैं, यानी अलग अलग हॉर्न बन रहे हैं, तो उस यूट्रस को अपन क्या बोलते हैं? तो ये जो है वो मुलेरियन एबनॉर्मलिटी जो होती है, यूट्रस की जो मुलेरियन एबनॉर्मलिटी होती है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है। कौन सा होता है? बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ एक इमेज भी दिया, इमेज बेस भी पूछ सकते हैं। ये होता है बाइकॉर्नुएट। देखो ये बीच से जो है, देखो ये दो हॉर्न बन रहे। ठीक है, शेप हार्ट शेप, यूट्रस का शेप एकदम हार्ट शेप का हो गया। ये देखो ये पूरा यहाँ से हार्ट शेप का हो गया और ये दो अलग अलग हॉर्न बन रहे हैं। ठीक है, हार्ट शेप के साथ दो अलग अलग हॉर्न बन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बाइकॉर्नुएट यूट्रस। सेप्टेट के अंदर पूरी बीच में एक सेप्टन आ जाती है। ठीक है, और आर्कुएट के अंदर क्या होता है? अंदर की साइड से क्या होता है? हल्का सा जो है अंदर की साइड से डीप होता है। ठीक है, यूनिकॉर्नुएट में मतलब पूरा एक ही हॉर्न दिखता है, एक हॉर्न नहीं दिखता है। ठीक है, और ये नॉर्मल यूट्रस होता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, पेशेंट इज डिस्टर्ब ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइसी साउंड ड्यूरिंग सेमिनार, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। यानी कि एक पेशेंट जो है, एक सेमिनार चल रही है और पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस की वजह से, तो ये किस टाइप का बैरियर आएगा? ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है वो बेसिकली आपका पूछा गया है सीईटी जो सब्जेक्ट आती है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसको अपन कहते हैं, ये वहाँ से सवाल उठा के पूछा गया है। ठीक है, और इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा, इसका अगर फिजिकल, इसको अपन बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, और फिजिकल बैरियर के अंदर ही ऑप्शन आता है एनवायरमेंटल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आता है? एनवायरमेंटल बैरियर आता है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन उसमें से क्या जाएगा। अगर एनवायरमेंटल बैरियर आएगा तो सबसे पहले यही जाएगा, क्योंकि फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आता है? एनवायरमेंटल बैरियर आता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल बैरियर जाएगा या फिजिकल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु प्राइमरली मैनेज द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। देखो सबसे प्राइमरीली अगर पूछे तो किडनी जाएगा। क्या जाएगा? किडनी। क्या जाता है? किडनी। सबसे अगर किडनी ऑप्शन में है तो किडनी जाएगा, किडनी ऑप्शन में है तो किडनी जाएगा। नहीं तो आप लेस प्रायोरिटी पे लंग्स होता है बट फिर भी किडनी जाएगा। क्या जाएगा? किडनी। किडनी आपके बॉडी के अंदर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। ठीक है, उसके अलावा पीएच को मेंटेन करती है, उसके अलावा पीएच को मेंटेन करती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी किडनी जो है वो क्या, आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा और किडनी का क्या काम होता है? किडनी का और काम होता है, ठीक है, विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प करती है, विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये सारे काम किडनी के होते हैं। ठीक है, स्टोमक और ब्रेन बिल्कुल नहीं जाएगा, स्टोमक और ब्रेन बिल्कुल नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ सब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे अच्छे। एग्जामिनेशन ऑफ अ 6 month ओल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ 6 month चाइल्ड अचीव विल विच माइलस्टोन। यानी कि एक 6 महीने का बच्चा जो है वो कौन से माइलस्टोन को अचीव कर लेता है। देखो ये पीडियाट्रिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो माइलस्टोन से पूछा गया और काफ़ी टाइम बाद पूछा गया। ठीक है, तो पहला कह रहा है सिटिंग विथआउट सपोर्ट। सिटिंग विथआउट सपोर्ट जो है वो बच्चा कितने 8 month पे बैठने लगता है, कितने 8 महीने पे बैठने लगता है सिटिंग विथआउट सपोर्ट। 6 महीने पे सिटिंग विथ सपोर्ट ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर बैठता है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम विथ वन हैंड टू अदर हैंड। एक हाथ से दूसरे हैंड में जो है वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिडेक्स्ट्रोज। यूनिडेक्स्ट्रोज रिच बोलते हैं, बच्चे की यूनिडेक्स्ट्रोज रिच बोलते हैं, तो बिल्कुल सही। ये 6 महीने पे होता है, कितने पे होता है? 6 month पे। ठीक है, बाई डेक्स्ट्रोज 4 month पे होता है, यानी कि दो हाथ से बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ता है वो 4 महीने पे पकड़ता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कब करना शुरू कर देता है? 6 महीने की एज में करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडिंग विद सपोर्ट। ये 12 month पे होता है, कब होता है? 12 month पे, 12 महीने पे, 12 month पे। स्पीक 2 word सेंटेंस, ये भी 12 month पे होगा, कब होता है? 12 month पे, 12 month पे होता है। ये दोनों 12 month पे होते हैं, ये 6 month पे, तो ये सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, अ न्यू बॉर्न ऑन एन ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग बिकम साइनोस्ट व्हाट नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। एक न्यू बॉर्न है जिसको आप क्या कर रहे हो? ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग दे रहे हो, ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग दे रहे हो,
और अचानक से बच्चा क्या हो गया, साइनोस्ट हो गया है, बच्चा अचानक से क्या हो गया, साइनोस्ट हो गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है स्टॉप फीडिंग, आपको फीडिंग हाथों हाथ स्टॉप करनी है, और एयरवे की पेटेंसी को क्या करना है, आपको असेस करना है, एयरवे की पेटेंसी को आपको क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, कभी भी तो कंटिन्यूस फास्ट फीडिंग कभी नहीं देंगे, कंटिन्यूस फास्ट फीडिंग कभी नहीं देंगे, वरना बच्चा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भगवान के पास, जहाँ से आया वही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द पोजीशन ऑफ न्यू बॉर्न, नहीं सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड, फर्स्ट नहीं, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। हमेशा पहले स्टॉप फीडिंग करो, असेस पेटेंसी असेस कर लो, देन आपको पोजीशन जो है वो चेंज करनी तो कर लो, क्योंकि फर्दर एस्पिरेशन से बचाने के लिए। और कॉल एचसीपी, सबसे लास्ट में एचसीपी को बुलाना है, पहले ही एचसीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको क्या बुलाना है। ठीक है, जब आप ये मैनेज कर सकते तो मैनेज करो, अगर मैनेज नहीं हो रहा है देन आप लास्ट में क्या करो, कॉल एचसीपी करो। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पेशेंट हैव पीपीएच, पेशेंट पीपीएच में, ऑक्सीटोसिन आपने दे दिया है, ऑक्सीटोसिन इज गिवन, आफ्टर सम टाइम नर्सेज असेस यूट्रस इज फील सॉफ्ट, अभी भी यूट्रस सॉफ्ट दिख रहा है, व्हाट नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, लेबर के अंदर जो है एक फीमेल को पीपीएच हो रहा है, पीपीएच होने का रीज़न क्या होता है कि हो सकता है कि प्लेसेंटा के कुछ फ्रेगमेंट रह गए हो, ठीक है, या फिर यूट्रस मतलब यूट्रस जो है वो सॉफ्ट हो गया, बोगी हो गया है। ठीक है, तो उसी रीज़न से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में आप करोगे क्या, या यूट्राइन रप्चर हो गया तो ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करोगे कि पीपीएच की कंडीशन है, पीपीएच है तो आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया, ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी आपको यूट्रस जो है वो सॉफ्ट फील हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, तो अगर आपको यूट्रस सॉफ्ट फील हो रहा है ना, तो आप पहले क्या करो, यूट्रस को मैनेज करो। यूट्रस को मैनेज कैसे करेंगे, प्रोवाइड एब्डोमिनल मसाज, आप क्या करो, अच्छे से एब्डोमिनल मसाज करो, यूट्रस पर अच्छे से एब्डोमिनल मसाज करो। अगर आप अच्छे से एब्डोमिनल मसाज करोगे तो यूट्रस धीरे धीरे जो है उसकी टोन वापस लौट जाएगी। गिव ऑक्सीटोसिन क्यों देना, अभी तो दिया है, अभी तो दिया है, ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। प्रोवाइड यूट्रोटोनिक एजेंट, नहीं, अभी ऑक्सीटोसिन दे दिया तो यूट्रोटोनिक एजेंट क्यों देने, वो लास्ट में देने। और प्रोवाइड आईवी फ्लूइड, ये कोई सेंस नहीं रखता है। यहाँ पे इसने ये पूछा है कि अभी आप यूट्रस को सॉफ्ट फील कर रहे हो तो आपको क्या करना है, तो जब यूट्रस सॉफ्ट फील हो रहा है तो आपको सबसे पहले एब्डोमिनल मसाज देनी, देन बाकी सब बाद में कर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द लोचिया सिरोसा। ठीक है, तो लोचिया से भी देखो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोचिया क्या होता है कि पोस्ट पार्टम जो पीरियड होता है, पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर जो है अर्ली जो 2 वीक होते हैं, ठीक है, अर्ली 2 वीक जो होते हैं, शुरुआती जो 2 वीक होते हैं, उन 2 वीक में जो है कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो सीक्रेट होते हैं, और उन्हीं वेजाइनल डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लोकिया होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहले होती है रूब्रा, सबसे पहले आती है रूब्रा, देन आती है सिरोसा, ठीक है, देन आती है अल्बा, कौन सी आती है, एल्बा, एल्बा आती है। ठीक है, तो रूब्रा, सिरोसा और एल्बा। ठीक है, अब रूब्रा जो होती है वो 1 से 4 दिन तक आती है, ठीक है, सिरोसा आती है 5 से 9 दिन तक, और एल्बा आती है 10 से 14 या 15 दिन तक आती है, 10 से 14 या 15 दिन तक आती है। तो इसने पूछा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ लोचिया सिरोसा, तो सिरोसा की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगी। ठीक है, तो जब भी सिरोसा आती है, देखो तो अपन ऑप्शन को सबको पढ़ते, पहले बोल रहा रेड ब्लड डिस्चार्ज विथ क्लॉट, एकदम लाल लाल खून आ रहा है विथ क्लॉट के साथ, तो ये रूब्रा के अंदर आता है। कब आता है, रूब्रा, क्योंकि ये शुरुआती ब्लीडिंग होती है ना, इसीलिए क्लॉट के साथ आती है। दूसरा कह रहा है पिंक ब्राउन डिस्चार्ज एंड सीरियस फ्लूइड, तो बिल्कुल सही। सेकंड टाइम पे क्या होता है, पिंक ब्राउन, अब देखो रेड फ्रेश ब्लड जो होता है ना वो रेड कलर का होता है, और वो क्लॉट के साथ आएगा तो रूब्रा हो जाएगी। फिर पिंक कलर का ब्लड आ रहा है, या फिर थोड़ा ब्राउनी ब्लड आ रहा है, ठीक है, डार्क ब्लड आ रहा है, और सीरियस फ्लूइड भी साथ में आ रहा है, तो वो क्या होती है, सिरोसा होती है। सीरियस फ्लूइड आ रहा है तो सिरोसा, तो सही क्या जाएगा, सी सही जाएगा। ठीक है, और येलो और वाइट डिस्चार्ज, तो वाइट डिस्चार्ज जो वो एल्बा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सबसे लास्ट में आता है। वाइट डिस्चार्ज कब आता है, एल्बा के अंदर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन ने इकट्ठा किए थे। आरआरबी का जो अभी जो करंट जो है अभी रिसेंटली जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ 2026 में, उससे रिगार्डिंग कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने कलेक्ट किए थे जितने हो सके मुझसे, और उनको सॉल्व करवाया। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।